जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम मानसिक अभिरुचि का 4th चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कानून एवं शांति व्यवस्था। इस वीडियो में हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कानून एवं शांति व्यवस्था किसी भी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। ये तो आप भी जानते हैं कि कानून व्यवस्था कितनी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए। बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी राजतांत्रिक या जनतांत्रिक देश में एक सफल एवं शांतिमय व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं उसके स्थायित्व के लिए एक हर परिस्थिति में अनुकूलन योग्य कानून व्यवस्था का होना अपरिहार्य है, मतलब बहुत जरूरी है। अब आप भी जानते हैं कि देश में कानून व्यवस्था क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, शांति बनाए रखना देश के विकास में बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर देश में शांति बनी रहेगी, दंगे फसाद नहीं होंगे, ठीक है, चीज़ें अनुकूल व्यवस्था में चलती रहेंगी, तो देश हमारा सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहेगा। किसी भी राष्ट्र, राज्य, शहर या क्षेत्र में शांति बनाए रखना, अपराध को कम करना या नागरिकों की रक्षा करना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनके जान माल की रक्षा करना, ये कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। जहाँ कहीं राजनीतिक या सामाजिक टकराव होता है या फिर माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, तब कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो जाता है। आपने आए दिन अक्सर देखा होगा हमारे देश में अराजकता, भ्रष्टाचार और जातिवाद, धर्म की वजह से जगह जगह पर माहौल खराब होते रहते हैं। इसलिए देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, जिसके लिए सेना यानी कि जो आपके अंतर्गत जो आती हैं, जो भी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ यानी जितनी भी चीज़ें आती हैं, सारा कंट्रोल वैसे मेनली जो देश के अंदर होता है वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगर किसी देश के अंदर तनाव है, गृह युद्ध जैसे अगर आसार दिख रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी यहाँ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ पर बात देखिए क्लियर बोली गई है कि जब कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो जाता है, अतः किसी क्षेत्र में अशांति या हिंसा का होना भी कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न करता है। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले विश्व में वहीं देश बड़ी तेजी से आर्थिक प्रगति कर सकते हैं जहां कानून व्यवस्था है। आपने देखा होगा जहां पर कानून सख्त है, कठोर है, जहां पर अपराध कम होते हैं, जहां अच्छी कानून व्यवस्था है, ऐसे देश तरक्की कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक ही है, उनकी सामाजिक और आप कह सकते हैं विकासात्मक स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको ये अनुच्छेद पता होना चाहिए। पूछ सकता है इस अनुच्छेद के बारे में कि कौन सी अनुच्छेद के तहत पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों को है। तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है। राज्य सरकार ही पुलिस व्यवस्था से संबंधित कानून बनाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, पुलिस व्यवस्था से संबंधित कानून कौन बनाता है? तो आपको आंसर देना है, राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास तो अपनी खुद की कुछ अधिकार होते हैं, जैसे उनके पास सेना का अधिकार है, अर्धसैनिक बल का अधिकार है, केंद्रीय पुलिस बल का अधिकार है, खुफिया विभाग उनके पास रहता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो है। ये विशेष अधिकार किसके पास होते हैं? केंद्र सरकार के पास होते हैं। लेकिन पुलिस व्यवस्था पर अगर कानून बनानी होगी तो ये अधिकार उस राज्य के पास होगा। ये केंद्र सूची के तहत आते हैं। जो भी ये वाली चीजें हैं केंद्र सूची के तहत आती है, जो मैंने अभी पढ़ी हैं, जैसे खुफिया विभाग, ये वाली सारी चीजें। और ये जो इसके जो कानून यानी कि जो भी अधिकार होंगे वो किसके पास होंगे? वो केवल सरकार के पास होंगे। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए वर्ष 1986 में एनएसजी की स्थापना की थी। एनएसजी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। आप इसे अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म बनाने चाहें तो आप नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी कह सकते हैं। ये सुरक्षा गार्ड भारतीय सेना के प्रशिक्षित सैनिक होते हैं। भारत में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें आपस में तालमेल बिठाकर शांति बहाली हेतु कार्य भी करती हैं। भारत में कई प्रकार से शांति व्यवस्था को खतरा है, जैसे नक्सलवाद से खतरा है, उग्रवादियों से खतरा है, क्षेत्रवादियों से खतरा है, जातिवाद और अराजकता एवं आतंकवाद इसके प्रमुख हैं। वर्तमान में भारत के कई राज्य नक्सलवाद जैसे चीज़ों से पीड़ित हैं, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे नक्सलवादी इलाके।
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नोडल एजेंसी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध को बेहतर ढंग से रोकने और नियंत्रित करने की उचित रणनीतियां तैयार करने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्रित करती है, संकलित करती है और विश्लेषण करने का कार्य करती है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये NCRB का काम क्या होता है। तो आपको याद रखना कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB क्या करती है, आंकड़े एकत्रित करती है। किसके? तो जो भी अपराध हुए हैं उनको संकलित भी करती है और उनका विश्लेषण भी करती है। और ये किसके अंतर्गत आता है NCRB? तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपराधी सूचना प्रणाली, अब देखिए आपको इसकी अगर फुल फॉर्म बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हैं। अपराध यानी क्रिमिनल होता है, ठीक है। अपराध क्या होता है? क्राइम होता है, सॉरी, सी से क्राइम। अपराधी क्रिमिनल होता है, सी। सूचना यानी इंफॉर्मेशन यानी I, प्रणाली यानी सिस्टम यानी S, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारी फुल फॉर्म बन जाती हैं। तो इसमें बोला गया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपराधी सूचना प्रणाली परियोजना के तहत पूरे देश में प्रत्येक जिला अपराध ब्यूरो और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में कंप्यूटरीकृत प्रणाली की स्थापना की है। यानी आजकल चीजें डिजिटलाइज वे में चल रही हैं। आज पहले इनको फाइलों में रिकॉर्ड किया जाता था, लेकिन आजकल कंप्यूटर का जमाना है। यह प्रणाली अपराध रोकने, उनका पता लगाने, सेवा प्रदाता तंत्रों में सुधार करने में सहायक है और इसकी मदद से पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियां अपराधियों और अपराध से जुड़ी संपत्तियों का राष्ट्रीय स्तरीय डेटाबेस रखती हैं। मतलब आजकल क्या होता है ना कि जितने भी अपराधी हैं उनका पूरी की पूरी जानकारी हम कंप्यूटर में डेटाबेस में रखते हैं, ठीक है, डेटाबेस में रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आजकल डिजिटलाइज हो चुकी हैं, जिससे अपराध को और अच्छे से हम नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी जब चैप्टर सिलेबस में है तो क्वेश्चन आने की तो संभावना है ही। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे पढ़ने के बाद आपकी चीज़ें समझ में ना आ रही हों। तो मैं पहले फिर भी इसे थोड़ी पढ़ के आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो कुछ भी था मोटा मोटा मैंने इस चैप्टर के बारे में बता दिया कि शांति व्यवस्था के लिए क्या क्या यहाँ पर चुनौतियाँ आती हैं और उनको कैसे हैंडल किया जा सकता है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? चलिए आप अपना आंसर जरूर दें और देखें कि एंड में 29 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर में हैं आपके कितने सही गए और कितने गलत गए। अगर आपके गलत जाते हैं तो उन्हें एक बार पुनः रिवाइज जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको संदेह है कि आपका जो अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ, मतलब आपका जो अधिकारी अधीनस्थ है वो अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप पुलिस में हैं, आप पुलिस सैनिक हैं, पुलिस सेना में हैं, बताइए अगर आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है तो आप क्या करेंगे? आप व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देंगे, आप उसकी इच्छित पदोन्नति को रोक देंगे, आप सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या नहीं, या आप उसे तुरंत निलंबित कर देंगे। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। आप पहले सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या गलत। अगर संदेह सही होगा तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक लोकप्रिय नेता द्वारा संबोधित की जाने वाली राजनीतिक रैली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप अगर प्रभारी अधिकारी हैं तो अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है सेना और सीमा सुरक्षा बल की सहायता, स्थानीय उपद्रवियों पर नजर रखना, मौसम की स्थिति पर जानकारी, या रैली आयोजित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी। बताइए आपका क्या अधिकार या क्या कर्तव्य होना चाहिए अगर उसे प्रभावी ढंग से उस रैली को करना है। तो आपने अपना आंसर यहाँ पर चुन लिया होगा और मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प बी। स्थानीय उपद्रवियों पर क्या करनी पड़ेगी आपको? अगर प्रभावी ढंग से रैली निकालनी है तो उन पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि कोई भी ऐसी चीज घटित ना हो, ठीक है, जिससे कि रैली शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न न हो सके। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर शांति ढंग से रैली को निकालना है तो जो उपद्रवी हैं उन पर क्या करनी पड़ेगी? नजर रखनी पड़ेगी ताकि कोई दुर्घटना न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में पुलिस सामान्यतः मदद करेगी? बताइए। ऑप्शन है जब अमीर और नामी हस्तियों को आदमी द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है केवल तभी करेंगे। यदि सरकारी अधिकारी लूट लिया जाता है केवल तभी पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।
जब भी कानून और व्यवस्था भंग होती है तो पुलिस मदद करेगी, या वे केवल तभी मदद करेंगे जब राजनीतिक अशांति हो? बताइए अपने आंसर क्या देंगे इसका। तो मैं बताता हूं, इसका तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जब भी कानून व्यवस्था भंग होगी तो पुलिस क्या करेगी? मदद करेगी। क्वेश्चन तीसरे का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्पसंख्यकों को के प्रति रवैया, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार इसलिए बनाए गए हैं, बताइए क्यों बनाए गए हैं? अल्पसंख्यकों के लिए जो शैक्षणिक संस्थान है वो क्यों बनाए गए हैं? अल्पसंख्यकों का विकास हो सके, या समाज की विविधता का को संयोजा जा सके, अपने राष्ट्र की रक्षा हो, या बहुसंख्यकों का विकास हो सके। क्या आंसर होगा आपका, बताइए। फोर्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा अल्पसंख्यकों का क्या हो सके? विकास हो सके, इसलिए शैक्षणिक अधिकार दिए गए, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां, किसी जनतांत्रिक देश में सफल एवं शांतिमय शासन व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है? कानून शांति व्यवस्था, कानून एवं अराजकता, बेहतर कानून शांति व्यवस्था, या उपरोक्त सभी? तो कानून और एवं अराजकता क्यों इसमें जरूरी होगी शांतिमय व्यवस्था में? ठीक है, तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होगा, बताइए क्या होगा? 5वें का जो सही आंसर होगा बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था, इसका क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6वें पे आते हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था की विफलता का परिणाम क्या होता है? क्यों होती है बताओ शांति व्यवस्था विफल? तो इसका जो सही आंसर है वो है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर वो है कि अराजकता की वजह से भी शांति व्यवस्था विफल होती है, अनिश्चितता की वजह से, भयपूर्ण वातावरण से भी। तो आंसर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था वाले देश में वही देश आर्थिक प्रगति कर सकता है जहां क्या होगा? बताइए कौन सा देश आर्थिक प्रगति करेगा? 7वें का सही आंसर आपको देना है, और इसका जो सही आंसर है वो होगा कानून एवं शांति व्यवस्था का सफल क्रियान्वयन होना ही एक देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रगति करा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देश के अंदर जो भी अराजकता फैलती है, भ्रष्टाचार फैलता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये मैंने आपको बताया भी था। तो ये होती है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा केंद्रीय गृह मंत्रालय की होती है। 8वें का ए सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने आंसर दे रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कि हमारे कितने सही हैं कितने गलत हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर जरूर टाइप करें। भारत की भौगोलिक दशा एवं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? आपको 9वें का आंसर देना है राज्य की पुलिस को, केंद्र के अर्धसैनिक बलों को, सेना को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए अपना आंसर। तो 9वें का जो सही आंसर है वो है राज्य की पुलिस को। विकल्प ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक, भ्रष्टाचार एवं अपराध, लोकतांत्रिक व्यवस्था, या उपरोक्त सभी? तो भारत में कानून एवं शांति व्यवस्था की समस्या का मेन जो कारण है वो है भ्रष्टाचार और अपराध। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सामान्यतः कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये राज्य सरकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बताइए एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 84, 85, 86 या 87? तो एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1986 में हुई थी, और ये हुई थी श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। एनएसजी 1986। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में कानून और शांति व्यवस्था में बाधक कौन कौन से कारक होते हैं? कौन कौन सी बाधाएं पहुंचाते हैं कानून व्यवस्था में? नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, उग्रवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, या ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी? तो 13वें का जो सही आंसर वो है उपरोक्त सभी। ये सभी शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। नक्सलवाद कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए राज्यों में तैनात किया गया है। बताइए नक्सलवाद से निपटने के लिए क्या तैनात किया गया राज्यों में? अर्धसैनिक बल, सेना, राज्य पुलिस बल, या उपरोक्त सभी? तो अगर किसी राज्य में की सुरक्षा करनी है तो उसमें अर्धसैनिक बल भी होना चाहिए, सेना भी होनी चाहिए, राज्य पुलिस बल भी होना चाहिए। यानी 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी।
15 पे आते हैं, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासक को क्या करना चाहिए? कैसा भी दबाव न मानकर खुलकर पूरी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। थानों में भय का वातावरण पैदा न किया जाए। लोगों की समस्याएं तहसीलों में, थानों में, अधिकारियों की कार्यालय में प्रातः 10 से 12 बजे तक बैठकर सुननी चाहिए ताकि उनका निस्तारण करना चाहिए, या उपरोक्त सभी कदम पूर्ण निष्ठा व निष्पक्षता से उठाने आवश्यक हैं। मुझे पता है आपने इसका आंसर सही चुन लिया होगा और आपने जो आंसर दिया होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, कौन से कार्य को दंगा करने का अपराध माना जाएगा? किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति में बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला करना, या फिर किसी मकान में घूंसेबाजी करना, या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करना। तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए, किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति में बाधा डालने के लिए लड़ाई और हमला करना ही यहाँ पर दंगा करने का अपराध माना जाएगा। टोटल 29 की समथिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन से कार्य को दंगा करने का अपराध माना जाएगा? हमने कर लिया है। सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? सतर्क, सख्त, निरंकुश या सभी? तो धरना प्रदर्शनों के दौरान पुलिस को क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, शांति व्यवस्था की समस्याओं के लिए कौन अधिक जिम्मेदार है? बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, अनुसूचित या ये सभी? तो शांति व्यवस्थाओं के लिए कौन कौन जिम्मेदार है बताइए समस्याओं के लिए? तो ये सभी जिम्मेदार हैं, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अनुसूचित, सभी। 18 में का डी आंसर है। 19वां सवाल, 17 हो गया, 18, 19वां है, निम्न में से पुलिस बल के कौन से जवान खतरों का सामना करने में चट्टान की तरह मजबूत सिद्ध हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का अपना आंसर चुनिए। रेलवे सुरक्षा बल, ये तो होगा ही नहीं। सशस्त्र पुलिस बल, ये भी नहीं है। केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस राज्य में कहां से आ गई? ठीक है, यानी अंदर कहां से आई है राज्य में? केंद्रीय पुलिस बल का कार्य तो देश की रक्षा करना है, सीमा की सुरक्षा करना है। इसका आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 20 की ओर। निम्न में से आज के समय में बिगड़ते हुए अपराध स्थिति का दोषी आप किसे मानते हैं? पुलिस की अकर्मण्यता को, मुकद्दों में साक्षियों की उदासीनता को, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को, या दोषपूर्ण न्याय प्रणाली को? 20वें का आंसर आपको देना है और 20वें का जो सही आंसर होगा वो होगा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार जो है वो बिगड़ते हुए अपराध स्थिति का दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार, प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पाती है? पुलिस को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है, गंभीर अपराध के अपराधी जमानत पर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं, अपराध की रिपोर्ट होने पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई नहीं करती है, या समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है? तो क्वेश्चन इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो बड़े लोग होते हैं उनका संरक्षण प्राप्त होता है अपराधियों को, इसलिए सरकार जो है वो प्रयत्न करने के बावजूद भी कानून व्यवस्था नहीं रख पाती है। यदि बाजार में दो लोग झगड़ रहे हैं तो पुलिस अधिकारियों के रूप में आप क्या करेंगे? तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे, वह उन्हें झगड़ने का बंद करने के लिए कहेंगे, चुपचाप वहां से हट जाएंगे। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं बिना कारण जाने उसका पक्ष लेंगे, वह दूसरे को थाने बंद कर देंगे, दोनों को दो दो डंडे लगाएंगे। तो इसका जो 22 में का जो सही आंसर होगा वो होगा, आप अगर एक पुलिस में हैं तो आपको करना ये चाहिए कि तुरंत उनके पास जाकर उन्हें अलग करें, झगड़े को बंद करने के लिए कहें। ठीक है, और आजकल होता अलग है, वैसे डंडे खाने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, निम्नलिखित में से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए पुलिस जनता से किस तरह सहयोग ले सकती है? प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क द्वारा, बच्चों के स्कूल में जाकर शिक्षक बच्चों व प्रिंसिपल से मिलकर उनकी समस्याएं जानकर, खाली मकानों व बंद मकानों की सूचना लेकर जिससे चोरी की घटनाएं कम हो, या उपरोक्त सभी? तो ये तो आप जान ही रहे हैं, सारे काम हित में ही हम लोगों के, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 25 है, लोक न्यूसेंस की दशा में कानून व्यवस्था सुधारने का कृत्य है? बताइए, लोक न्यूसेंस की दशा में कानून व्यवस्था सुधारने का कृत्य है न्यायिक, अर्ध न्यायिक, कार्यपालिका संबंधी या संवैधानिक? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा?
तो इसका जो सही आंसर होगा कार्यपालिका संबंधी, यानी कि लोक न्यूसेंस की दिशा में कानून व्यवस्था सुधारने का कृत्य क्या है? लोकपालिका संबंधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का संबंध किससे है? बताइए अपना आंसर। कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने से, लोक उपचार को दूर करना, दंगा पूर्व उपचार या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। उपरोक्त सही ऑप्शन डी का सही आंसर होगा। अपराधी व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। कब? यदि उसके पास समक्ष संज्ञेय अपराध करता है, यदि उसके समक्ष असंज्ञेय अपराध करता है। चलो दो ही ऑप्शन में से बता दो। 27 का जो आंसर होगा वो होगा अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है यानी कठोर अपराध करता है तो उसे प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है, पकड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। वर्तमान में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? महिलाओं के विरुद्ध बढ़ता अपराध, काला धन में वृद्धि, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार या हत्या व डकैती। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो है आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और आज का लास्ट सवाल है, काला धन से तात्पर्य है नकली नोट है, विदेशों में जमा धन है, बिना कर चुकाई गई राशि गई अघोषित संपत्ति है या कोयला घोटाले से प्राप्त संपत्ति है। 29 में का जो सही आंसर होगा वो होगा बिना कर चुकाए रखी गई अघोषित संपत्ति को काला धन कहते हैं। और इस तरीके से इस चैप्टर को 29 हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है और इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन था और कुछ 29 के समथिंग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं और अपना स्कोर भी टाइप करें कि आपके कितने सही है और कितने गलत के। अगर आपके क्वेश्चनों की संख्या गलत होने की ज़्यादा है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और उन क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से एनालाइज करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सांप्रदायिक सौहार्द यानी कम्युनल हार्मोनी। तो चलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।